नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सबसे ज्यादा निशाना जो है वो महिलाओं को बनाया जा रहा है। 4 मई का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद देश के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों को अंदर तक झिझोड़कर इस वीडियो ने रख दिया। उसी दिन को लेकर एक और घटना, दिल दहला देने वाली घटना अब सामने आई है। खबर के मुताबिक उस दिन मणिपुर के ईस्ट इंफाल के डिस्ट्रिक्ट में कुछ इसी तरह की हैवानियत को अंजाम दिया गया, या मैं कहूं इससे भी एक कदम आगे बढ़ के। एक एफआईआर के मुताबिक वहां भी 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना हुई। उसके बाद उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। एक महिला की मां ने 16 मई को 0 एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अब तक इस केस में कोई भी आरोपी ना तो गिरफ्तार हुआ है, ना पुलिस ने कार्रवाई की है। मणिपुर में नस्लीय हिंसा और कुछ महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार, सलूक और जो रेप की घटनाएं सामने आई है, उसके बीच सैकड़ों मैती कमेटी के लोग डरकर अब मिजोरम भी छोड़ रहे हैं। वहां एक पूर्व उग्रवादी संगठन ने मैती लोगों को जल्द से जल्द राज्य छोड़ने की धमकी दी है, जिसके बाद मैती लोग परेशान होकर राज्य से निकलने लगे हैं। लेकिन मिजोरम की सरकार ने अपील की है कि वो राज्य छोड़कर ना जाएं। सरकार उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराएगी। मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट पर सैकड़ों मैतेई लोगों की भीड़ लगी है। मिजोरम में रह रहे और वहां नौकरी कर रहे ये लोग मणिपुर की राजधानी इंफाल जाने के लिए यहां जुटे हैं। दरअसल एक पूर्व उग्रवादी संगठन ने शुक्रवार को उनकी चिंताएं बढ़ा दी। इस संगठन ने एक बयान में मैतेई लोगों से कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मिजोरम छोड़कर चले जाएं। इस संगठन ने मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बर्बर सलूक से जुड़ी घटना का हवाला दिया और कहा कि इससे मिजोरम के युवा काफी नाराज हैं। लेकिन मिजोरम सरकार ने मैतेई लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विश्वास बहाली के लिए कई बैठकें की जा रही हैं। मिजोरम में करीब 1,500 मैतेई परिवार रहते और काम करते हैं। खबरें हैं कि मैतेई लोग सड़क और हवाई रास्ते मिजोरम की राजधानी आइजोल छोड़कर दक्षिण असम और मणिपुर जा रहे हैं। असम मिजोरम सीमा पर असम पुलिस उन्हें सुरक्षित लेने के लिए मौजूद है। मिजोरम में बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मिजोरम में जो रह रहा है उन लोग को सेफ में रहो, मिजोरम का बाहर में मत निकलो, निकलने से कुछ हो भी सकता है। तो ये बोला था, तो इसलिए उन लोग मन में थोड़ा डाउट है, इसलिए सब कुछ यहाँ पर आ गया। उधर ही परेशान होकर के उधर से डर से इधर ही भाग के तो आया। थोड़ा जान उधर ही क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। जो लोग आए हैं इनका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो हम कर रहे हैं, और यहाँ के जब तक ये लोग हैं, जब तक ये लोग का कोई असुविधा ना हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग बताया है कि कुछ लोग और भी आ सकता है, तो इस तरह से जो भी है इस प्रशासन ने व्यवस्था ले रहा है। और हम इनका जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, इन लोग जब तक यहाँ पे है वो लोग कोई असुविधा नहीं हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हम बंदोबस्त किया है। हालांकि अभी तक मिजोरम में कहीं से भी किसी मैतेई पर हमले की कोई खबर नहीं आई है। इस बीच मिजोरम के एक प्रभावशाली नागरिक संगठन सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन ने भी मैतेई लोगों से कहा है कि वो राज्य छोड़कर न जाएं और शांति के साथ बने रहें। मिजो स्टूडेंट्स यूनियन ने भी फैसला किया है कि वो मिजोरम में रह रहे मैतेई लोगों के आंकड़े जमा करने की अपनी मुहिम को रोक देगा। राज्य सरकार से बातचीत के बाद ये संगठन अब मैतेई लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। दरअसल मणिपुर की घटनाओं को लेकर मिजोरम में भी काफी रोष है और वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मणिपुर के कुकी और जोमी आदिवासी समुदाय मिजो लोगों से काफी करीबी से जुड़े रहे हैं। मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से करीब 12,000 विस्थापित आदिवासियों को भी मिजो लोगों ने अपने यहां शरण दी हुई है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी वहां की बीजेपी की सरकार और महिलाओं के साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है वो काफी चिंताजनक है। चिंताजनक है। बर्बर हत्या का, बर्बर नग्न व्यवहार, एक महिलाओं को नग्न परेड करवा करके आप क्या करना चाहते हैं? जो कुछ आया है सामने वह शर्मसार करने के लिए दुनिया के सामने। भारत की जो महिला प्रधान संस्कृति वाला देश है, जहाँ देवी के रूप में महिला की पूजा की जाती है, उस देश के अंदर इस तरीके के व्यवहार की कोई कल्पना कर सकता है? तब भविष्य में मणिपुर में भाजपा नित सरकार बन सके, उसके लिए मणिपुर को आग में झोंक दिया गया और महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार की घटना के लिए कोई नहीं, केवल भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी मणिपुर में मौजूदा हालात के लिए को सबसे ज्यादा दुखद बताया और बीजेपी को जिम्मेदार बताया। मणिपुर में आप कैसे इंसिडेंट देखते हैं? एक और वायरल वीडियो आ जिसमें स्कूल का एक पर्सन को देखिए, मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है, एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। उनने इसका जवाब दिया है, उनने भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। पार्लियामेंट में कहने के बाद उन्हें हमें भी सुनना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि हमें मौका देंगे वो पार्लियामेंट में इसमें बात करना। हमने किसी की तनकीद नहीं करनी है, मगर अपने दिल के हालात उनके सामने पेश करने हैं। मणिपुर के साथ बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के साथ हैवानियत पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एक बार फिर से बात दोहराई कि महिलाओं के प्रति अपराध राज्यों की जिम्मेदारी है। किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की मां और बेटियां हैं। अब इसके बाद जिस तरीके से राजनीति इसके ऊपर हो रही है, कोशिश की जा रही है कि मणिपुर के खांचे में और राज्यों को भी डाल के दिखाया जाए, क्योंकि साफ बात तो यही है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कहीं पर भी हो वो चिंताजनक है। लेकिन मणिपुर में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है या पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। बाकी राज्यों में अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो सवाल उठता है कि पुलिस और सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में मालदा में 2 महिलाओं की पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अब पुलिस एक्शन में नजर जरूर आ रही है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है, जबकि 2 और आरोपियों की पहचान पुलिस ने की है। आपको बता दें कि चोरी के आरोप में इन महिलाओं को अर्धनग्न हालत में घुमाया गया था और इसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई। खबर के मुताबिक मालदा के एक हाट में, जहां पर यह वीडियो 3-4 दिन पहले का बताया जा रहा है, इनकी पिटाई करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में छानबीन जारी है और उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलते हुए
निशाना साधा और कहा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आम बात हो गई हैं। ये बंगाल की कानून और स्थिति बदतर होते जा रहे हैं, इसी को दर्शाते हैं मालदा की इस घटना से। मालदा ही नहीं बल्कि बंगाल में भी बहुत सारे जगह में चुनाव और चुनाव के उपरांत एक के बाद एक अत्याचार की घटना, महिला पे इस तरीके की असम्मान करने की घटना ये घट रही है। ये बेहद निंदाजनक है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जहां पे आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी राघव चड्ढा ने सदन में सभापति और उपसभापति को एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली के अध्यादेश को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी में लिखा है कि अध्यादेश चुनी हुई सरकार से उसका संवैधानिक अधिकार छीनता है और नाजायज, अनुचित और अस्वीकार्य है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत ये पूरा अध्यादेश है, इसलिए सदन में इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि वो अध्यादेश में संविधान के अनुच्छेद 239 ए की धज्जियां उड़ा देता है। साथ में राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है, इसलिए इसको अभी पेश नहीं किया जाना चाहिए। आज मैंने भारत देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के आदरणीय सभापति जी को एक चिट्ठी लिखकर, एक पत्र लिखकर साफ तौर पर यह बात रखी है कि दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, उसे संसद में पेश करना, उसका इंट्रोडक्शन नाजायज है, अनुचित है, इम्परमिसिबल है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आइए। इस खबरों का सिलसिला एनटीवी पर जारी है। दिल्ली के सुभाष प्लेस थाने में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत से जबरदस्त बवाल हो गया है। गिरफ्तारी के साथ एक दिन की रिमांड पर यह आरोपी जो है शेख शहादत, उसको भेजा गया था। आर्म्स एक्ट में 4 लोगों के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी। शेख शहादत की गिरफ्तारी भी उन्हीं लोगों के साथ हुई थी। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल उसे ले जाया गया, ऐसा पुलिस ने कहा है, और डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। जहांगीरपुरी निवासी 36 वर्ष के शेख शहादत पर 18 मुकदमे माफ कीजिएगा दर्ज थे। एक और खबर जो बड़ी डराने वाली है, उसके बारे में अक्सर चर्चा होती भी रहती है, लेकिन उसका जो समाधान है वो अब तक निकल नहीं ठीक से पा रहा है। दिल्ली में यूं तो चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने पर 2017 से पाबंदी है, लेकिन फिर भी ये मांझा बाजार में आराम से मिल रहा है, बिक रहा है। दिल्ली में इसी मांझे से एक हफ्ते के अंदर एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। ऐसे हादसे हर साल होते हैं, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं होती। इस पर दिल्ली पुलिस इस बार ये बात कह जरूर रही है कि अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि कोई भी दुकानदार चाइना का मांझा दुकान पर ना रखे। दिल्ली के बाजारों में मुनादी करती दिल्ली पुलिस लोगों को सख्त हिदायत कि वो चाइनीज मांझा ना बेचें, वो जानलेवा है। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीते बुधवार को दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में 7 साल की एक बच्ची चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शनिवार को लक्ष्मी नगर इलाके में पेशे से पत्रकार अमरजीत सिंह की गर्दन पर चाइनीज मांझा फंस गया, जिससे गर्दन पर गहरा घाव हो गया। आज जब सुबह मैं
अपने बेटे को लेकर उसकी क्रिकेट क्लास में जा रहा था, तो जैसे ही मैं लक्ष्मी नगर से विकास मार्ग के ऊपर जा रहा था ITO की तरफ, तो यमुना ब्रिज से पहले ही एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरी गर्दन में कोई चीज़ ऐसे फंस गई है और बहुत तेज़ से मेरे को दर्द हुआ। ऐसा लगा कि किसी ने जैसे गर्दन पे मेरे चाकू चला दिया हो या कोई तेज़ धार से इसके ऊपर वार किया हो। तो एकदम से मेरे बेटे को पीछे बैठा था, उसको दिख गया कि कोई धागा आया है। उसने तुरंत ऐसे धागा पकड़ के और ऐसे हाथ को पीछे किया तो हमारे सर से ऊपर से निकल गया। इन घटनाओं के चलते अब दिल्ली पुलिस चाइनीज मांझे को लेकर सख्ती से कार्रवाई करती दिख रही है। इसके तहत 19 और 20 जुलाई को पूरी दिल्ली में कार्रवाई की गई। पुलिस टीमें दिल्ली के 323 बाजारों में गईं और मांझा और पतंग बेचने वाले 2 से 16 लोगों को चेतावनी दी गई। मांझे के 120 रोल्स बरामद किए गए और पुलिस ने 44 केस दर्ज किए। चाइनीज मांझे को रखने, बेचने और बनाने पर 2017 में पहले दिल्ली सरकार और फिर NGT ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी ये चोरी छिपे बाजार में बिक रहा है। कानून के जानकारों के मुताबिक इसे लेकर कानून बहुत कमजोर है, इसलिए पाबंदी कामयाब नहीं हो पा रही है। तो ये जो चाइनीज मांझा है, इसका रखरखाव, पोजीशन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल, इन सब के ऊपर एक 188 IPC की धारा की ऑफेंस बनता है और वो बहुत ही कम एक सजा वाला केस है, जिसमें मैक्सिमम सजा 1 साल की और कुछ जुर्माना है और उसके बाद वो बेलेबल ऑफेंस है। इससे लोगों पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। यही वजह है कि लोगों को इसका भय नहीं है। मैं समझता हूँ इसको, कानून को थोड़ा सख्त किया जाए क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। दरअसल चाइनीज मांझे को मजबूत बनाने के लिए इस पर कांच और केमिकल की कोटिंग होती है जो जानलेवा साबित होती है। इसकी चपेट में इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में पक्षी भी आकर घायल होते हैं। चाइनीज मांझे से हुए हादसे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उसके हाथ केवल एक धागा लगता है। ऐसे में इन केसों की जांच किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। अगर ऐसे हादसों को रोकना है तो पुलिस को चाइनीज मांझे पर सख्ती से पाबंदी लागू करनी होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। आज रात 9 बजे का जलस्तर 206.42 मीटर दर्ज किया गया। प्रशासन अलर्ट पर है और यमुना किनारे रह रहे लोगों के लिए मुनादी कराई जा रही है। आज सुबह हथनीकुंड बराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब यमुना का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके यमुना से दूर रहे, सुरक्षित रहे। आप निकलिए पानी से, पानी की वजह से। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। यमुना किनारे बिल्कुल ना आए और सुरक्षित रहे। आप लोग उठिए यहाँ से। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है। यमुना का वहीं यमुना में एक तरफ बाढ़ आ रही है जबकि दूसरी तरफ हिंडन नदी भी पूरे उफान पर है। इसके चलते नोएडा और गाजियाबाद के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। नोएडा की कच्ची कॉलोनियों में हालात बेहद खराब हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों के घर खाली कराने का निर्देश दिया है। गाजियाबाद में हिंडन के बढ़ते जलस्तर के कारण जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। NDRF की टीम को भी राहत और बचाव के कार्य में जोड़ा गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बचाव अभियान जो है उस पर रोक अब लगा दी गई है। प्रशासन के मुताबिक 57 लोग अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है, लेकिन लापता लोगों के परिजनों के भरोसे में लेकर बचाव अभियान जो है उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। रायगढ़ में भूस्खलन के चलते 200 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए थे। 143 लोगों को वहां से बचा लिया गया। 29 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन के मुताबिक इस वजह से जो हादसा जो है वो दोबारा ना हो, इस खतरे की आशंका में जो 5 और गांव हैं उन्हें भी दूसरी जगह पर बसाया जाएगा।
चीन से लगे जो सीमा है उस पर बसे गांव को आबाद करने के लिए और मोदी सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है और जिस प्रोग्राम के तहत जो इस वक्त अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जो चीनी सीमा से जो गांव हैं उसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर मोदी सरकार ने इन राज्यों के सीमावर्ती 660 गांव के लिए जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसका खास उनके मुखियाओं को खास तौर से मेहमान बनाकर आमंत्रित किया गया है। सरकार इसके साथ संदेश देना चाहती है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से सीमावर्ती गांव काफी अहम है, लेकिन बीते कुछ सालों में यहां के जो लोग हैं, इन गांव में जो रहने वाले लोग हैं, वो पलायन उन्होंने करना शुरू कर दिया था। ऐसे में गांव को आबाद करने के लिए मोदी सरकार ने इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसमें 4,800 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया, जो 2022-23 से लेकर साल 2025-26 के बीच में खर्च किया जाना है। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए सिर्फ सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए खर्च होगा। इस प्रोग्राम के तहत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 2,967 गांवों का विकास किया जाएगा। पहले चरण में 662 गांव पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें से 455 अकेले अरुणाचल प्रदेश में है। चीनी सीमा से लगे 200 गांव ऐसे हैं जिसका सड़क संपर्क बहुत खराब है और सरकार का उन गांव पर विशेष ध्यान है। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सीमावर्ती 662 गांव के मुखियाओं को बुलाने के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। वहीं चीन के विदेश मंत्री कहा गया है कि वो पिछले कई महीनों से लोगों के बीच में नहीं आए हैं, सत्ता और सरकार से दूर दिखाई पड़ रहे हैं। ये मामला और गंभीर हो गया है। शिनगांग 25 जून को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर देखे गए थे, जबकि वो रूसी और वियतनामी प्रतिनिधियों से मिले थे, लेकिन उसके बाद से उन्हें अहम मौकों पर नहीं देखा गया। जुलाई के दूसरे हफ्ते में चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें उनकी बीमार होने की वजह बताई गई थी, लेकिन बाद में चीन की सरकार की वेबसाइट से यह वक्तव्य भी गायब हो गया। जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग कहां हैं, यह सवाल अब और गंभीर हो गया है। चिनगांग 25 जून को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर देखे गए थे, जब वे चीन, रूस और वियतनाम के प्रतिनिधिमंडलों से मिले थे, लेकिन उसके बाद के कई अहम मौकों पर वे नहीं दिखे हैं। जुलाई के दूसरे हफ्ते में चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया कि बीमार होने की वजह से चिनगांग आसियान सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह पूर्व विदेश मंत्री और विदेश मामलों की कार्य समिति के निदेशक वांग यी ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन बाद में चीन की सरकारी वेबसाइट से चिनगांग के बीमार होने की बात हटा दी गई। इससे आशंका और बढ़ी है। आसियान सम्मेलन में चिनगांग की अनुपस्थिति तो रही ही, अमेरिका के जलवायु मामलों के प्रतिनिधि जॉन केरी से भी वे नहीं मिले। इसके अलावा भी तमाम सरकारी कार्यक्रमों में वे नजर नहीं आए हैं। सरकारी कार्यक्रमों से चिनगांग की अनुपस्थिति को लेकर जब चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से पूछा गया कि विदेश मंत्री चिनगांग कहां हैं, तो उनका टकासा जवाब था कि इस सवाल के जवाब के लिए उनके पास कोई जानकारी नहीं है। चीन में बड़ी हस्तियों का गायब होना कोई नई बात नहीं है। इनमें से कई फिर चुपचाप सार्वजनिक जीवन में लौट आते हैं, कई नहीं। पिछले साल सितंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कई दिनों तक सामने नहीं आए थे। तब तख्ता पलट की आशंका भी जताई गई थी, लेकिन फिर शी सामने आए और चीन की राजनीति में और अधिक ताकतवर होकर उभरे। कहा यह भी जा रहा है कि चिनगांग के गायब होने के पीछे की वजह यह है कि उन पर एक टीवी एंकर से अफेयर की अफवाह को लेकर जांच चल रही है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि उनको जानबूझकर पर्दे के पीछे रखा गया ताकि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन के दौरे में उनकी मुलाकात न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में चीन के राजदूत रह चुके चिनगांग अपने धुर अमेरिका विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं, और जब
चीन अमेरिका संबंध सुधारने की बात हो तो गांग ब्लिंकन मुलाकात ठीक नहीं। वजह जो भी हो, चिनगांग फिलहाल गायब हैं। देखना है वे कब सामने आते हैं। आज के लिए न्यूज एट 9 में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अभी खबरों का सिलसिला जारी है, वापस आ रहे हैं।